बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। यूं तो जीवन में कई दोस्त बनते हैं और बिछुड़ते हैं, लेकिन कुछ खास दोस्त अपना रिश्ता ताउम्र बनाए रखते हैं। फिर भले ही वो हमसे कोसों दूर हों, लेकिन उनके साथ होने का एहसास हर पल होता है। कभी कभी एक दोस्त अपने दोस्त के लिए कुछ ऐसा नेक काम भी कर देते हैं जिसका पता केवल उन्हीं को होता है और किसी को नहीं। दोस्ती की इसी गर्माहट को श्री मनमथ नाथ गुप्त ने अपनी कहानी वेरी सॉरी में साझा किया है। आइए सुनते हैं ये कहानी, जिसका वाचन कर रहे हैं SM शरीफ। बात ब्रिटिश युग की है, जब हम पराधीन थे। जब राम रतन टहल कर घर लौटा तो उसे एक मोटा सा लिफाफा मिला, जिससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बात यह थी कि उसे घर के पते पर पत्र लिखने वाले कुछ इने गिने लोग ही थे, और भाग्य से उनमें से सबके सब इस समय वहीं मौजूद थे। उसने हस्तलिपि पहचानने की चेष्टा की, पर असफल रहा। उसने लिफाफा खोला तो ज्ञात हुआ कि ये उसके किसी समय के घनिष्ठ मित्र श्यामाचरण का पत्र था। बहुत दिनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी, और ये पता नहीं था कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। आज एकाएक ऐसी क्या बात हो गई कि उसे वर्षों का मौन भंग कर पत्र लिखना पड़ा। राम रतन ने पत्र को बड़े चाव से पढ़ा तो पता चला कि श्यामाचरण जहाँ था वहीं है। हाँ, कुछ तरक्की हुई है। पहले एक पत्र का उप संपादक था, अब सहकारी संपादक है। बात यह है कि राम रतन बचपन से ही नौकरी करने का स्वप्न देखता था। BA पास करते ही उसे अपनी मनचाही नौकरी मिल गई थी, और अब वो उठते बैठते करीब करीब एडवाइजर बन गया था। इसी कारण वो अपने मित्रों में से अध्यापकों तथा संपादकों आदि को निम्न कोटि का जीव समझता था। अपने खबर देने के अतिरिक्त श्यामाचरण ने जो काम की बात लिखी वो इस प्रकार थी। रंजनी नाम की उसकी एक कन्या थी जो विवाह योग्य हो गई थी। उसका यह कहना था कि राम रतन उसे देख चुका है। तब वो बहुत छोटी थी। राम रतन ने अपने दिमाग पर बहुत गहरा जोर मारा, पर वो रजनी को याद नहीं कर सका। उसने हिसाब लगाकर देखा कि आजकल 18 से कम उम्र की लड़की विवाह योग्य नहीं समझी जाती, और 9 वर्ष पहले श्यामाचरण के घर पर वो गया था, इसलिए लड़की की उम्र लगभग उस समय 9 वर्ष की होगी। ये सोचकर कि श्यामाचरण की लड़की अब विवाह योग्य हो चुकी है और वो अभी तक कुंवारा का कुंवारा रह गया, उसके मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई, जिसका एक छोर व्यंग्य से जाकर मिलता था और दूसरा छोर खींच से। उससे ये प्रार्थना की गई थी कि वो एक लड़के के संबंध में जांच करके पूरा हाल लिखे। उस लड़के से श्यामाचरण की लड़की के विवाह की बातचीत चल रही थी। लड़के का नाम रमेश था। बताया गया था कि वो किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी करता है। उम्र 26 के लगभग बताई गई थी। ये कहा गया था कि यूं तो वो अभी क्लर्क है, पर तरक्की की संभावनाएं अच्छी हैं। पत्र में लड़के के घर का पता भी दिया गया था, पर उसमें एक ऐसे मोहल्ले का नाम दिया गया था जिसमें पिछले 20 साल से दिल्ली रहते हुए भी राम रतन को जाने का मौका नहीं लगा था। राम रतन ने जल्दी जल्दी चाय पी और अपने नौकर से पूछा, तुम कभी बांसमंडी गए हो? नौकर बोला, मैं कभी गया तो नहीं, पर साहब हुक्म दे तो जा सकता हूँ। ना मालूम क्यों राम रतन को ये उत्तर नहीं जचा। उसने फिर इस संबंध में कोई बात नहीं कही। फिर ये नौकर का काम भी तो नहीं। श्यामाचरण ने अपने पत्र में कई बार ये चेतावनी दी थी कि खबर गुप्त रूप से प्राप्त की जाए, किसी को कानो कान पता न लगने पाए। पर राम रतन ये सोच नहीं पाया कि
मान लो उस पते पर वो पहुंच भी जाए तो वो रमेश के संबंध में पता कैसे लगाएगा? और पता भी किन बातों का खास कर लगाना है कि उसका स्वभाव, चरित्र कैसा है और उसकी आमदनी कितनी है, नौकरी में तरक्की की गुंजाइश है या नहीं। तो क्या वो जाकर रमेश से पूछे, महाशय आपकी आमदनी क्या है, आप किस दफ्तर में काम करते हैं? खैर, ये प्रश्न किसी रूप में बेशर्मी पर उतरकर पूछे जा सकते हैं। लोग ऐसे प्रश्न बराबर पूछा ही करते हैं, भले ही ये शिष्टाचार के विरुद्ध हो, पर स्वभाव और चरित्र के विषय में कैसे पता लगेगा? ये तो हो ही नहीं सकता कि वो एक उच्च अधिकारी आज नहीं कल, जिसे उप सचिव का पद मिलने वाला है, वो रमेश नामक अज्ञात कुलशील क्लर्क के पीछे एक जासूस की तरह घूमे और पता लगाए कि वो व्यक्ति कैसा है। ये दोस्त भी अजीब अजीब बातों की फरमाइश करते रहते हैं। कोई सेवा लिखते समय ये नहीं सोचते कि जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसकी पद मर्यादा क्या है, काम उसके लायक है या नहीं। राम रतन कलम उठाकर अपने मित्र को लिखने ही वाला था कि मैं बहुत व्यस्त हूं, दिल्ली में तुम्हारे अनेक मित्र हैं, उनमें से किसी को लिखो। पर किसी के आने की आहट मालूम हुई और सामने से कपिला आती दिखाई पड़ी। दोनों मिलकर बातें करने लगे। फिर चाय आई और दफ्तर जाने के समय तक गप्पे होती रहीं। कपिला कभी राम रतन की दोस्त रह चुकी थी। बातें काफी घुल घुल कर हुई। दो एक बार पुराने समय की बात भी उठी, पर इतनी ही। जब राम रतन थोड़ी देर के लिए अलग कमरे में जाकर कपड़े पहनकर दफ्तर जाने को तैयार हुआ तो उसने यूं ही पूछा, डार्लिंग, ये तो पता नहीं लगा कि तुम किस कारण आई थी। कपिला मानो इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। बोली, मेरा चचेरा भाई राजीव तुम्हारे दफ्तर में काम करता है। फिर मुस्कुराकर बोली, तुम ने तो उसे लगाया था, अब सुना है कि असिस्टेंट बनने का एक मौका आया है, तो उसका जरा ख्याल रखना। रामरतन बोला, हाँ जरूर जरूर, पर ये तो उसके लिए हुआ, मेरे लिए क्या हुक्म है? इस पर कहा हुआ। पर कपिला ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोनों बाहर निकल गए। दफ्तर जाकर रामरतन ने सबसे पहले असिस्टेंट बनाने के कागजात तलब किए। जब वो पुलिंदा आ गया तो उसे खोलते हुए सामने खड़े बाबू से बोले, ये राजीव कैसा काम करता है? कहकर बाबू की तरफ देखा। बाबू बहुत पुराने थे, जिंदगी के बहुत से थपेड़े खा चुके थे। इन दिनों उन्होंने एक और ढंग विकसित किया था। कोई बात पूछी जाती तो काफी देर ऐसे गला साफ करते मानो बात नहीं निकल रही। सिर खुजलाते, फिर बिछी हुई कालीन पर जूते से एक संक्षिप्त सा नक्शा बनाते। इस पर भी यदि कहने का मौका आता तो हिचकिचाहट के साथ कहते। इस पर कई पहलुओं से विचार हो सकता है। ये बाबू और ऐसे हजारों बाबू नौकरशाही और लाल फीते की विशिष्ट उपज थे। इस मौके पर बाबू को उत्तर देने का अवसर ही नहीं आया, क्योंकि रामरतन ये प्रश्न पूछकर कि राजीव कैसा काम करता है, फौरन ही स्वयं बोले, है तो कम उम्र का, पर अपने काम में मुस्तैद रहता है, इसी गुण की बड़ी कमी है। सामने खड़े बाबूजी पतलून संभालते हुए प्रतिध्वनि की तरह बोले, जी हाँ, आजकल इसी गुण की बड़ी कमी है। हमारे जमाने में सभी नौजवान अपने में बड़े मुस्तैद रहते थे। रामरतन ये तय तो कर ही चुके थे कि किसे तरक्की देनी है, पर कागजात देखने थे। कुछ खाना पूरी करने लगे, इसीलिए वे पूरी फाइल उलटने पलटने लगे। एक उनकी आंख रमेश नाम पर पड़ी। वे चौकन्ने हो गए। ऐसा मालूम हुआ कि ये नाम कुछ परिचित सा है। कुछ देर सोचने पर उसे सवेरे आए हुए पत्र की याद आई। उन्होंने अधेड़ बाबूजी से पूछा, ये रमेश कहाँ रहता है जी? बाबूजी के कोश में मालूम नहीं ये शब्द नहीं थे। बड़े अफसर के सामने वो कैसे बोलते, मुझे मालूम नहीं। वे सक पकाए,
उनके रक्तहीन चेहरे पर जो बचा कुचा रक्त था वो कई बार आया और गया। घबराहट में केवल उनसे इतना ही कहा गया, मैं अभी रमेश को बुलाता हूं जी। राम रतन जल्दी में समझ नहीं पाए कि क्या करना चाहिए। बोले, हाँ जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। भागते दौड़ते बूढ़े बाबूजी रमेश को बुलाने गए और 2 मिनट के अंदर ही उसे लेकर उपस्थित हो गए। राम रतन ने रमेश को सिर से पैर तक देखा और पूछा, आप कहाँ रहते हैं? रमेश मन ही मन घबरा रहा था कि ना जाने क्या बात है। इस प्रश्न से और घबरा गया और बोला, मैं मामा के यहाँ रहता हूँ। राम रतन जी बहुत रुष्ट हुए। बोले, मैं मामा चाचा नहीं पूछ रहा हूँ, ये बताइए कि आप रहते किस मोहल्ले में हैं? रमेश अब तक ये नहीं समझ पाया था कि ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, इसलिए वो कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था, पर अब बताना जरूरी था। उसने कहा, मैं सर इस समय बांस मंडी में रहता हूं। राम रतन मन ही मन इस पर बहुत ही खुश हुए, पर ऊपर से बेरुखी दिखलाते हुए अंग्रेजी में बोले, थैंक यू, आप जा सकते हैं। रमेश चला गया। बूढ़े बाबू समझ नहीं पाए कि इस प्रश्न का क्या अर्थ था। इससे वो अपने ऊपर कुछ असंतुष्ट हुए, क्योंकि यदि अफसरों के मन की बात नहीं ताड़ पाए तो फिर तजुर्बा किस बात में है। वे 2-1 कदम आगे पीछे चले और समझ नहीं पाए कि साहब से कुछ पूछना चाहिए, चल देना चाहिए, या यूं ही बुद्ध की तरह खड़े रहना चाहिए। उधर राम रतन बूढ़े बाबू का अस्तित्व बिल्कुल भूल गए और जल्दी जल्दी 20 पंक्तियां फाइल पर लिख गए। उस दिन संध्या समय उन्होंने अपने मित्र को लिख दिया कि लड़का बहुत अच्छा है, वो क्लर्क नहीं है, उससे 1 दर्जा ऊंचा है, 10 साल में अफसर बन जाएगा। उधर जब रात के समय कपिला का टेलीफोन आया तो उन्होंने सफेद झूठ बोलते हुए कहा, अरे रे रे, उस पद पर तो पहले ही नियुक्ति हो चुकी थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? डार्लिंग, वेरी सॉरी। अभी आपने सुनी श्री मनमथ नाथ गुप्त जी द्वारा रचित कहानी वेरी सॉरी। इसका वाचन कर रहे थे SM शरीफ। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल और प्रस्तुति थी रंगोली श्रीवास्तव की।